सुस्वागतम सुस्वागतम। नमस्ते छात्रों, आज हम देखेंगे हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की छापा ओम प्रकाश आदित्य जी की। ओम प्रकाश आदित्य जी का परिचय इस प्रकार। जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा, मृत्यु 2009 भोपाल मध्य प्रदेश। ओम प्रकाश आदित्य जी हिंदी की वाचिक परंपरा के हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलन के हास्य व्यंग्य के प्रमुख थे। प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार। 1. इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं। 2. मॉडर्न शादी। 3. गोरी बैठी छत पर काव्य संग्रह आदि। पद्य संबंधी इस प्रकार। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। ओम प्रकाश आदित्य जी की ये हास्य व्यंग्य कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने आम आदमी की आर्थिक स्थिति कैसी है और ऐसे में अगर आयकर विभाग वाले छापा घर में डालते हैं तो उन पर क्या बीतती है, और ऐसे में कवि के घर में ही आयकर विभाग वाले डाका डालते हैं तो कवि क्या क्या जवाब देते हैं ये देखेंगे। बड़ी ही हास्य व्यंग्य कविता है इस कविता के माध्यम से। छापा ओम प्रकाश आदित्य। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मेरे अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें मैं कैसे दे दूँ। कठिन शब्द के अर्थ हम पहले देखेंगे। एक सोना, यहाँ पर हम सब जानते हैं सोना का मतलब है जो पीले रंग का होता है जिसे हम सोना कहते हैं या सुवर्ण या गोल्ड कहते। रोष गुस्सा। छात्रों, यहाँ हमने चित्र के माध्यम से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास किया है। हाँ देखो छात्रों, पहले चित्र जो है कागज कलम है उसे हम लेखक मानते हैं, और दूसरा चित्र जो है जो दो आदमी हैं उस आदमी को हम आयकर विभाग वाले मानते हैं। उसी के आधार पर हम कहानी देखते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। तो लेखक के घर में आयकर अधिकारी आते हैं और आते ही वो शुरू कर देते हैं कि सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से सोया नहीं। तो देखो हम सब जानते हैं कि अगर कोई लेखक, साहित्य, कवि काव्य की निर्मित करने बैठ जाते हैं तो उन्हें जब तक उनके दिल को वे काव्य छू न जाते हो या मन को पूरा न भाता हो तब तक वो अपनी कहानी काव्य पूरा करने में समय घंटे लगा देते हैं। इसमें इनके ध्यान में ये नहीं आता कि कितना समय बीत गया है या कितने घंटे बीत गए हैं। इस ख्याल में लेखक जो है वो अधिकारियों को जवाब देते हैं कि सोना जो है वो मेरी आंखों में है और कई रात तक मैं सोया नहीं हूँ। यानी कि नई कल्पना करते वक्त कितनी ही ऐसी रातें जो है वो ऐसी ही गुजरी है। फिर से अधिकारी जो है वो रोष में आकर बोलते हैं स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने भी जोश में आकर कहा सुवर्ण मेरे अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ। तो यहाँ पर लेखक जो है वो लेखक कहता है कि आपको सुवर्ण लेना है तो मेरे काव्य से ले लो। यानी कि जो काव्य में उनके मन के भाव होते हैं जो हम सभी को छू जाते हैं उसे कवि जो है वो सुवर्ण मानते हैं, उसे लेने के लिए वो अधिकारियों को कहते हैं। वे झुंझला कर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुरा कर बोला अर्थ मेरी नई कविता में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। शब्द देखो, झुंझला कर, चिढ़ कर, अर्जित प्राप्त धन।
आयकर अधिकारी जो है वो लेखक के ऊपर चिढ़ जाते हैं और लेखक को सवाल करते हैं कि आपका अर्जित धन कहाँ पर है। तो लेखक जो है वो मुस्कुरा देता है और वो कहने लगता है, अर्थ मेरी नई कविता में है। यहाँ पर लेखक जो है अर्थ यानी उस कविता का जो भावार्थ होता है वो समझ लेता है और वो कवि जो है वो कहता है कि अगर वो आपको कविता में मिल जाता है तो आप उसे ढूंढ लीजिए। यहाँ पर अधिकारी वर्ग जो है वो और अधिक चिढ़ जाता है और लेखक फिर सवाल कर बैठते हैं कि चांदी कहाँ पर है। जो लेखक हमारे ठहरे आम आदमी और उसी के हिसाब से वो जवाब देते हैं कि मेरे बालों में धीरे धीरे आ रही है। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लजक कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। तो देखो यहाँ पर कठिन शब्द उद्भ्रांत, हैरान होकर, नोट, रुपए, मुद्रा, सिक्का। आयकर अधिकारी जो है वो लेखक की बातें सुनकर और अधिक हैरान हो जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि तुम्हारे नोट कहाँ पर है। यहाँ पर लेखक जो है वो ठहरा आम आदमी और जिस तरह से हम अगर अपनी परीक्षा होती है या इम्तिहान आता है तब हम क्या करते हैं, जो महत्वपूर्ण बातें होती है उसे एक डायरी में नोट करते हैं और उसी तरह लेखक भी जवाब देते हैं कि परीक्षा जो है एक परीक्षा के पूर्व 1 महीने में तैयार करूँगा। अधिकारी वर्ग जो है वो लेखक के ऊपर और जोर से चिल्लाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। तो लेखक जो है वो ठहरे आम आदमी और हम सभी जानते हैं कि अगर कोई बात हमारे मन को अच्छी लगती है तो हमारे मुख के भाव जो है, चेहरे के भाव जो है अलग अलग हो जाते हैं। तभी लेखक भी ये समझ बैठे कि मुख यानी मुद्रा यानी कि मुख। तभी वे कहते हैं कि हमारे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पिपियों को टटोला, बच्चों की कूलर तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। कठिन शब्द देखो, शयन, बेडरूम, रुई, कापूस, पिपिया, पिंप मराठी में, गुलेर मिट्टी का बर्तन, तत्व, खाली, वास्तविक। अधिकारी वर्ग जो है वो लेखक की बातों से हैरान हो जाते हैं और वे उनके शयन कक्ष में घुस जाते हैं और वहाँ पर वे देखते हैं कि फटे हुए तकिया है और उसमें से रुई बाहर आई है। तो वे क्या करते हैं, उस तकियों को भी वो नोच डालते हैं कि कहीं उसमें तो छिपा हुआ धन नहीं है। और फिर वो देखते हैं कि टूटी हुई अलमारी को भी वो टटोलते हैं, फिर भी वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। अधिकारी वर्ग जो है वो शयन कक्ष पर कुछ न मिलने पर वो रसोई घर में चले जाते हैं। रसोई घर में जो पिपिया होती है उसे भी उलट पुलट कर देते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिलता। जो बच्चों की गुलेर होती है उसे भी वो फोड़ डालते हैं, फिर भी सब में मिलता है एक ही तत्व, खाली। नस्तों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर का ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाए वापिस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए। शब्द देखो, कनस्तर, टीन का पिंप, शून्य ब्रह्मांड, खाली संसार, अरण्यकांड, बिखरा हुआ संसार। लेखक कहते हैं कि अधिकारी ने सब में देखा पर सब खाली मिला। मेरा घर का ऐसा दृश्य देखकर उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, जैसे आयकर विभाग ने सोचा था कि घर में काफी धन मिलेगा पर घर में कुछ भी नहीं मिलता। अब अधिकारियों का गुस्सा शांत हो जाता है, अधिकारियों के मन में दया का भाव आ जाता है और वे कहने लगते हैं कि क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दी थी और जाने के लिए चलते हैं। तभी लेखक जो कहते हैं, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए।
मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उनके आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिसके घर में बैठने को कुछ भी नहीं उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। अधिकारियों को कवि के घर में कुछ न मिलने पर कवि उन्हें रोक कर कहते हैं, आप मेरी एक बात सुन लीजिए। छापे के दौरान मेरे घर में आपको अधिक धन मिलता तो आप उसे ले लेते। आपने मेरे घर का कोना कोना देख लिया, आपको धन नहीं मिला। मेरी ऐसी स्थिति देखकर आप मुझे कुछ धन देकर तो जाइए। जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग में धन होता है आप उसे निकलवा लेते हैं। अच्छी बात है, आपका यह काम है, अच्छा है। पर जिनके घर में बैठने के लिए, सोने के लिए एक लकड़ी की चौकी की व्यवस्था तो करो। यहाँ पर लेखक ने आम आदमी की आर्थिक स्थिति और आयकर विभाग के कार्य प्रणाली को बड़े ही मार्मिकता से स्पष्ट किया है। तो छात्रों, आशा है कि आप सभी को कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद छात्रों।